नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट एक और ट्रेडिंग मंथ ख़त्म हो चुका है और मार्केट में शानदार वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ती है। निफ्टी 50 इस हफ्ते हमें 3% नीचे आता हुआ नजर आया। वीकली हाई 18342 का लेवल है और वीकली लो 17613 का लेवल है। डिफरेंस आपको 700 से 750 पॉइंट का दिखाई पड़ता है, तो भारी गिरावट देखने को मिली है। 17671 पर निफ्टी क्लोज हुआ है। लो लेवल से आपको कोई खास रिकवरी भी देखने को नहीं मिली। तो इस हफ्ते क्या हुआ, अगले हफ्ते क्या हो सकता है, अगले महीने क्या हो सकता है, ये एनालिसिस करेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा से। एफआईआईज पांचों के पांचों दिन नेट सेलर रहे हैं और डीआईआईज नेट बायर रहे हैं, लेकिन यहां पर एफआईआईज जितना माल बेच रहे हैं उतना डीआईआईज कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, उतनी बाइंग नहीं हो पा रही है, इसलिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एफआईआईज पहली बार माल बेच रहे हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ज़्यादातर उन्होंने सेलिंग ही की है। सितंबर में उन्होंने 913 करोड़ की बाइंग की थी, बाकी मेजरली वो सेलिंग ही करते आ रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये था कि डीआईआई पहले खरीदारी बहुत कर रहे थे, उनका ये जो डिफरेंस होता था ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन फिलहाल देखिए डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। आपको नेट सेलिंग 21,000 करोड़ से ज़्यादा की दिखाई पड़ती है। मेन रीज़न यही है कि क्यों मार्केट हमें सेलिंग प्रेशर में दिखाई पड़ता है। कुछ और पॉसिबल रीजंस हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं। क्रूड ऑयल 83.25 पर चल रहा है, 0.53% की तेजी दिखाई पड़ती है। एक महीने में ये भी 73 से 83 चला गया है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि क्यों हमें हमारी मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है। 5 वीक चार्ट पर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आता है। ऑफकोर्स क्रूड ऑयल में बहुत से दूसरे रीजंस होते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं, लेकिन टेक्निकली ऑफकोर्स यहाँ पर भी चीजें काम करती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं कि थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। बाकी मेन तो दूसरे फैक्टर्स ही ज़्यादा यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं। यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करें तो ये भी 75 के आसपास चल रहा है। रुपी में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। ये आपके सामने एक वीकली चार्ट है जहां पर यूएसडी आपको ऊपर के साइड पे दिखाई पड़ता है। जनरली जब भी ये 75 के आसपास गया, वापस हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है रुपी में। वापस ये 74, 73, 72 के आसपास आ जाता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये हमारी मार्केट के लिए स्लाइटली पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। यहाँ पर अगर वापस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है यूएसडी में और ये वापस 77 की तरफ चला जाता है, रुपी वीक हो जाता है, तो ये और एक नेगेटिव पॉइंट की तरह सामने आ सकता है। नेक्स्ट वीक हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, नेक्स्ट वीक कौन से बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करें तो 1 नवंबर को एचडीएफसी और टाटा मोटर्स हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीबी फिनटेक का आईपीओ आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये भी एक रीज़न है कि क्यों मार्केट में लिक्विडिटी कम होती जा रही है, क्योंकि अभी आईपीओस बहुत आ रहे हैं। 20,000 30,000 करोड़ के आईपीओस आ रहे हैं, तो उसे भी लिक्विडिटी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट से ऑफकोर्स शॉर्ट टाइम के लिए पैसा निकल सकता है, ये भी एक पॉसिबल रीज़न है। श्योर शॉर्ट रीज़न तो किसी को नहीं पता होता है, एनालिसिस होती है, कुछ रीजंस हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2 के बारे में बात करें, भारतीय एयरटेल, डाबर इंडिया, एचपीसीएल, सन फार्मा के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है उसका भी नंबर आने वाला है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस प्रकार से इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट पर दिखाई पड़ता है। वेडनेसडे के बारे में बात करें तो एसबीआई, आइसर मोटर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निफ्टी 50 का हिस्सा है। फेड पॉलिसी मीट भी होने वाला है, टेपरिंग कैसे शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर इन्होंने संकेत तो ऑलरेडी दे दिया है कि धीरे धीरे टेपरिंग की जाएगी। स्टॉक मार्केट पर कोई बड़ा झटका हमें देखने को नहीं मिलेगा, जैसा हमें कुछ सालों पहले जब टेपरिंग हुई थी देखने को मिला था। इतना ज़्यादा इंपैक्ट, बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन ऑफकोर्स ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। नवंबर 4 को दिवाली के दिन यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी तक जो इनका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो रिकॉर्ड लो 0.1% पर रखा है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नवंबर में ये कुछ मीटिंग करने वाले हैं, तो अभी यहाँ पर गेसिंग चल रही है कि क्या होगा, क्या यहाँ पर रेट्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीचे जाएंगे, तो इसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स पर होता है और ऑफकोर्स उसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स पर भी दिखाई पड़ता है। नवंबर 5 के बारे में बात करें, बैंक लोन ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग जो लोन्स हैं वो 6.5% बढ़ती हुई नजर आई है, अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स हमें 9.3% बढ़ती हुई नजर आई है। तो आगे आने वाले दिनों में जो नंबर्स आएंगे वो कैसे आते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
के चार्ट पर नज़र डाल देते हैं। अक्टूबर की शुरुआत 17,500 से हुई, 18,600 का लेवल हुआ, गिरावट देखने को मिली। एक्सपेक्टेड था कि 18,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 3-4 दिन सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन परसों एक प्रॉपर ब्रेकडाउन कैंडल हमें दिखाई पड़ी और कल हमें ये फॉलो अप कैंडल भी बनती हुई नजर आई और जो क्लोजिंग हुई है 17,650 के आसपास होती हुई नजर आती है। तो नेट आपको यहाँ पर कुछ 100-150 पॉइंट की तेजी अक्टूबर महीने में दिखाई पड़ती है। शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट पर हमें 17,500 का लेवल एक सपोर्ट की तरह नजर आता है। मार्केट यहाँ पर 3 दिनों से कंटिन्यूसली नीचे आ रही है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। वापस आपको 200-300 पॉइंट का जंप नीचे के लेवल से देखने को मिल सकता है। डेली RSI 43 के आसपास है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। जब से निफ्टी 50 क्रैश के बाद ऊपर जा रहा है, तब से ये 40 पर आता है, सपोर्ट लेता है, वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया एकदम शॉर्ट टर्म। थोड़ा सा वीकली व्यू देख लेते हैं, वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पर ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही चल रहा है, डेली चार्ट पर भी बुलिश ही चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर कंपैरेटिवली वीकनेस थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है और सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा नीचे नजर आता है। तो वीकली चार्ट पर हम वैसे भी होलिस्टिक व्यू देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो 3 कैंडल्स आपको ये नजर आती है, इस वीक की जो कैंडल है पिछले वीक और उसके भी पिछले वीक के लो को भी तोड़ दिया है और उसके नीचे भी आपको क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI 65 चल रहा है, अच्छी बात है। ओवरबॉट हो चुका था, 80 के आसपास चला गया था, 80-70 के आसपास चल रहा था। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। तो ओवरबॉट जो था, जो फ्रॉथ था, वो हमें हटता हुआ नजर आता है। तो वीकली चार्ट पर सपोर्ट कौन सा है वो भी एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर होलिस्टिक व्यू होने की वजह से सपोर्ट थोड़ा सा नीचे नजर आता है। ये एक बड़ी कैंडल थी, एक ब्रेकआउट टाइप की कैंडल भी हम कह सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल है 17,250 के आसपास का लेवल। यहां पर हम वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 17,000 का लेवल बनकर आता है। ये मंथ भी कंप्लीट हो चुका है, तो मंथली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। मंथली RSI 79.45 चल रहा है। यहां पर भी क्लियरली आपको ओवरबॉट सिचुएशन नजर आती है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और वो भी लार्ज कैप का इंडेक्स है, तो इसके लिए तो मंथली RSI 80 के आसपास होना थोड़ा सा अपर एंड पे हो जाता है और हम यहां पर टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन, कुछ एक टाइप का करेक्शन तो एक्सपेक्ट हमें करना ही चाहिए। इस मंथ की जो कैंडल बन रही है वो भी आपको पॉजिटिव नजर नहीं आती, एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नजर आता है। मार्केट ऊपर तो गई लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई, वापस गिरावट देखने को मिली। लेकिन सिर्फ एक ये कैंडल से हम इतना बता नहीं सकते। एक फॉलोअप कैंडल होता है तो और अच्छी बात होती, लेकिन एक कैंडल से भी इतना तो पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में हम थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट हमें तेजी की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो अक्टूबर में आपको यहाँ पर नेट टू नेट कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। जहाँ से ये ऊपर गया था वहीं आपको आता हुआ नजर आता है और इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 30,000 का लेवल। पहले एक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला था, तो यही लेवल हम सपोर्ट की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी यहीं पर बनकर आता है और जब से निफ्टी मिड कैप 100 में तेज़ी आई है, ये जो 50 डेज का EMA है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पर इसका जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज नजर आता है वो भी काफ़ी नज़दीक हो चुका है, 29,000 के आसपास का है। तो यहाँ पर हम इजीली सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम करेक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हमें निफ्टी मिड कैप 100 में दिखाई पड़ सकता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आती है। यहाँ पर आपको 82 का मंथली RSI देखने को मिला है। तो ओवरऑल मार्केट में आपको फिलहाल निफ्टी मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो या निफ्टी 50 हो, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन दोनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है। जितनी तेज़ी आई थी उतनी ही गिरावट देखने को मिली है और एक्चुअली स्लाइटली नीचे चला गया है। शुरुआत देखिए यहाँ पर हुई थी, लेकिन रेड डॉटेड लाइन आपको उसके नीचे नज़र आती है, तो स्लाइटली गिरावट ही हुई है। तो यहाँ पर आपको डेली चार्ट पर तो इसका जो सपोर्ट नज़र आता है 100 डेज के मूविंग एवरेज पर है और ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये भी एक्सपेक्टेड सपोर्ट की तरह है। तो यहाँ से 2-3% का ये जो पूरा जोन है एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट जोन है। वीकली चार्ट पर अगर बात करें 20
वीक्स का मूविंग एवरेज है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आया, उसके आसपास ही चल रहा है। वीकली RSI 61 है, उसी पर ये सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल, मेक और ब्रेक लेवल भी हम इसे कह सकते हैं। मंथली चार्ट पर भी हमें नजर आता है कि सिमिलर कैंडल चल रही है, सिमिलर वीकनेस आपको यहाँ पर निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में दिखाई पड़ती है। मंथली RSI 76 चल रहा है, तो यहाँ पर हम स्लाइटली टाइम करेक्शन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का मार्केट में माहौल चल रहा है, यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा आपको साइडवेज होना चाहिए या फिर बियरिश होना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा बुलिश इस पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं होना चाहिए। जब तक प्राइस एक्शन हमें ये बताता नहीं तब तक हमें ज़्यादा बुलिश इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स को एक अच्छे वैल्यूएशन पे हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। मार्केट अभी 7-8% ऑलरेडी ऊपर के लेवल से गिर चुकी है, एटलीस्ट ये जो मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, तो क्वालिटी स्टॉक्स को हम एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। और आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। सबसे पहला स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। 1,37,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 121 का पी रेशियो है जो कि महंगा नजर आएगा, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर पूरा ग्रोइंग सेक्टर है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, तो इसीलिए पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही आपको महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 680 का लास्ट डेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन रेवेन्यू में जिस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिली है उस प्रकार की ग्रोथ आपको प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर नहीं आती। मार्जिन्स में आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है। इसका पॉसिबल रीजन हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से क्लेम्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं और उसका इंपैक्ट हमें मार्जिन्स पर पड़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2021 में स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। जहां पर शुरुआत की थी 680 के लेवल पर, 750 गया, फिर से नीचे आया, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। फिलहाल भी स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, 750 के ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसका फायदा उठा सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं ये, क्योंकि ये जो पूरा जोन है बहुत ही अच्छा जोन है जहां पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। 670 680 का जोन एक अच्छा जोन है जहां से आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमें नजर आता है 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका जो RSI है, वीकली RSI 45 के आसपास है, तो जब भी यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आपको 45-40 का वीकली RSI नजर आता है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। ये एक टेक्निकल पैरामीटर है जिससे आप थोड़ा सा मदद ले सकते हैं, जिससे आप क्वालिटी स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर कैसे खरीदना है ये पता लगा सकते हैं। तो HDFC लाइफ एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, क्वालिटी ग्रुप की कंपनी है, तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और इस वीडियो में हमने वीकली एनालिसिस में कुछ एडिशंस किए हैं, कुछ अलग प्रकार से प्रेजेंट किया, तो आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि कुछ और चीज़ें जो आप ऐड करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 5,62,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 66 का पी रेशियो है। FMCG में भी आपको पी रेशियो जनरली प्रीमियम में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक प्राइस जिस प्रकार से नीचे आया है इसका पी रेशियो भी आपको एक्चुअली नीचे आता हुआ नजर आया है। ये 75-70 के आसपास चलता है, लेकिन फिलहाल हमें 67 के आसपास मिल रहा है। 2393 का लास्ट डेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही हमें शानदार तरीके से ग्रो होते हुए नजर आते हैं। HUL के स्टॉक में भी हमें HDFC लाइफ वाली स्टोरी रिपीट होती हुई नजर आती है। 2021 में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, कंसोलिडेट कर रहा था, 2500 का रेजिस्टेंस था, लेकिन उसके बाद अच्छी तेजी आई, ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है और वापस स्टॉक एक अच्छे लेवल पर आ चुका है। क्वालिटी कंपनी है, FMCG सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ऑल वेदर है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए इनका बिजनेस होता ही है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं हम रोज की जिंदगी में यूज करते हैं, डेली यूजेज होता है, तो ऐसे सेक्टर्स में आपको कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं मिलती है, लेकिन स्टेबल ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाती है। एक अच्छी क्वालिटी कंपनी अच्छे प्राइस पे मिल रही है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे आपको दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर जनरली ये सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, उसी लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो वीकली RSI है वो भी 42 है, तो यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर तेज़ी नहीं आ रही है, उसका एक रीज़न भी है जो कि हमने एक वीडियो में उसका डिस्कस भी कर लिया है, वो वीडियो आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो सेक्टोरल
सेक्टर्स हैं, जो साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, माफ़ कीजिए, साइक्लिकल सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो पैसा वहाँ पर जा रहा है, ऑल वेदर स्टॉक्स में इतना नहीं जा रहा है। लेकिन वापस ये कभी साइक्लिकल सेक्टर का साइकिल खत्म होगा, ऑल वेदर स्टॉक्स में पैसा जाएगा, तो यहाँ पर आप कंटिन्यूसली स्ट्रैटेजिक मैनर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एलोकेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरा स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL, 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 23 का पी रेशियो है, 473 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 2% की तेज़ी देखने को मिली है। इसका जो पी रेशियो है पहले बहुत ही प्रीमियम हुआ करता था, 35 के आसपास, 30 के आसपास मैंने देखा है, फिलहाल ये हमें 23 के आसपास मिल रहा है, अच्छी बात है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कोविड-19 की वजह से रेवेन्यू आपको 2020 के मुकाबले 2021 में नीचे आते हुए नजर आए हैं, प्रॉफिट में भी गिरावट हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली जिस प्रकार से रेवेन्यू नीचे आया है, प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। मार्जिन हमें यहां पर इंटैक्ट नजर आते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल जो स्टॉक में गिरावट हो रही है उसका रीजन यही है कि मार्जिन आपको खराब होते हुए नजर आए हैं। नेचुरल गैस के प्राइसेस पिछले 1-2 महीने में इतने ज्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं कि ये जो सारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, कस्टमर्स को तुरंत पास ऑन नहीं कर पाएगी, तो इसका इंपैक्ट हमें स्टॉक्स में भी दिखाई पड़ता है। IGL के चार्ट पर भी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस स्टॉक ने भी खास परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पर भी 2021 में कंसोलिडेशन ही दिखाई पड़ता है और एक्चुअली 2021 में स्लाइटली नेगेटिव भी होता हुआ नजर आया है। ऑलरेडी स्टॉक 600 के लेवल से 450 के आसपास आता हुआ नजर आया। नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिला, प्रेशर देखने को मिला, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक फेयर इनफ गिरावट हो चुकी है और ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो पास ऑन भी होने वाले हैं, लेकिन एक साथ करना मुश्किल होता है, इसीलिए आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा तेजी आई जाएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा। थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, स्लाइटली गिरावट भी हो सकती है, लेकिन यहां पर एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो 450 470 का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। वीकली RSI 36 हो चुका है, इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है जहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ये जो 450 का जो 470 का जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस लिया, गिरावट हुई, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति तीनों शेयर्स में अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।